अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इंजीनियर फरहान तनवीर और आप देख रहे हैं मैक्सिमा एजुकेशन मास्टर का यूट्यूब चैनल। आज हमारा 9 कंप्यूटर के लेक्चर की सीरीज का पहला लेक्चर है और इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की एवोल्यूशन किस तरह से हुई और कितने एजेस के अंदर कंप्यूटर की एवोल्यूशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बगैर टाइम जाएगी हम अपने टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। आज के जो कंटेंट्स हमको कवर करने हैं वो ये एक तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर का पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि वी विल बी डीलिंग विद द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर के एवोल्यूशन कितने एजेस के अंदर है और फिर हम डील करेंगे डार्क एजेस यानी मैकेनिकल एनर्जी कुछ डिवाइसेस के साथ। ठीक है ना, कुछ डिवाइसेस हमारी रह जाएंगी वो फिर इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर के अंदर उसको देख रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमारे सामने ये है कि हम कंप्यूटर को डिफाइन किस तरीके से करें। देखिए, कंप्यूटर का जो वर्ड है ये बेसिकली एक वर्ड कंप्यूट से निकला है। ठीक है, यानी ये जो वर्ड कंप्यूटर है बेसिकली ये वर्ड डेराइव हुआ है कंप्यूट से और कंप्यूट के मायने होते हैं कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट। सो बेसिकली हम सभी ये बात जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी कैलकुलेशंस को आसान कर देती है। मॉडर्न डे में हम ये बात कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम हमारी कैलकुलेशंस को और हमारे ऑपरेशंस को आसान कर देना है। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आज के दौर में हम जानते हैं कि तकरीबन हर फील्ड में हमें देखने को मिलेंगी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे साइंस की फील्ड हो, चाहे कोई रिसर्च हो। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ आप कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को देखेंगे। कंप्यूटर डेस्कटॉप से लेकर आज हमारे पाम टॉप तक मौजूद है। पाम टॉप कहते हैं बेसिकली हमारे मोबाइल फोन हो। लैपटॉप का तो नाम आपने बहुत सुना होगा, डेस्कटॉप का भी नाम सुना होगा, तो मोबाइल फोन को हम पाम टॉप कहते हैं। तो कंप्यूटर इतना ज्यादा हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि कंप्यूटर का जो वर्ड है ये कंप्यूट से निकला है एंड इट मींस टू कैलकुलेट। सो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम हमारी कैलकुलेशंस को आसान करना है। नाउ मूविंग टू द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, इंसान बहुत पहले से कैलकुलेशंस करता आ रहा है और वो हमेशा से चाहता था कि उसकी कैलकुलेशंस या उसके ऑपरेशन जो है वो इजी हो जाए। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी थी तो उस वक्त भी कंप्यूटर किसी न किसी फॉर्म में हमारे पास मौजूद था। क्योंकि हमने जो आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई उस डेफिनेशन में मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। मॉडर्न डे के अंदर जो कंप्यूटर हमारे पास हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन कंप्यूटर अपने वर्ल्ड में कोई भी ऐसी डिवाइस को कहा जा सकता था जो कि हमें कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशन परफॉर्म करके दे रही थी। सो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का पहले तो मतलब क्या है? एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब बेटा ये है कि कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से बतदरीज ग्रेजुअली आगे बढ़ी है, किस तरीके से कंप्यूटर जो है वो अपनी शक्लें चेंज करते हुए आज हमारे सामने मौजूद है। मॉडर्न डे कंप्यूटर पहले दिन तो नहीं बन गया होगा। ऑब्वियसली ये जो मॉडर्न डे का कंप्यूटर है इसके पीछे लंबी चौड़ी क्या है स्ट्रगल है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने करी है या मैथमेटिशियंस ने करी है। तो लोगों ने इसमें अपना बहुत बड़ा हिस्सा डाला है। उसके बाद अगर कहीं आज हम इस कंप्यूटर के फॉर्म पर मौजूद है जो कि आज का हमारा मॉडर्न डे का कंप्यूटर है। तो बेसिकली अगर हम कंप्यूटर की एवोल्यूशन को यानी कंप्यूटर के तरक्की के या उसके आगे बढ़ने के अमल को डिवाइड करना चाहें तो हम 3 एजेस के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली कहलाती है डार्क एजेस, दूसरी कहलाती है मिडिल एजेस और तीसरी कहलाती है मॉडर्न एजेस। अगर हम डार्क एजेस की बात करें तो ये वो जमाना है जिस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी इतना नहीं हुई थी। तो उस वक्त जो हमारे पास कंप्यूटर हुआ करते थे वो सारे कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते थे जो कंप्यूटर मैकेनिकल सिस्टम पर काम करते थे, यानी इनमें मूवमेंट होती थी, गियर्स और डायल्स होते थे, व्हील्स होते थे। ये इस बुनियाद पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उस जमाने में इन्वेंट नहीं हुई थी। देन उसके बाद फिर हमारे पास एक ऐसा दौर आया जिसको मिडिल एजेस कहा जाता है। ये वो एज है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा भी हम इसको कहते हैं, इसलिए कि इस एज में फिर इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हो चुकी थी और इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट होने के बाद
ऐसा हुआ कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है और जो हमारा मैकेनिकल वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट को कंबाइन करके जो है वो हमने अभी कैलकुलेशन करने वाली डिवाइसेस यानी कंप्यूटर्स को बनाना शुरू कर दिया। सो ये वाला जो एज है मिडिल एज, जिसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा कहते हैं। लास्ट वन जो आज के मॉडर्न एजेस है, ऑब्वियसली लिखा हुआ है क्लियरली कि ये इलेक्ट्रॉनिक एज है या इलेक्ट्रॉनिक एरा है। कि हाँ, हम जानते हैं कि हमारे सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के ऊपर काम करते हैं, या हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली एक तरह की एवोल्यूशन है कंप्यूटर की। तो सबसे पहले हम अभी आज जो बात करेंगे वो मैकेनिकल एरा के बारे में बात करेंगे, और मैकेनिकल एरा की आज हम कोशिश करेंगे कि 4 डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ा दिया जाए। फिर बाकी मैकेनिकल एरा की कुछ डिवाइसेस रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी तरह हम आगे अपने कोर्स को फिर बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहली चीज तो ये कि मैकेनिकल एरा क्या है वो मैंने आपके सामने रख दिया। मैंने बताया कि जिस वक्त इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर या इन्वेंट नहीं हुई थी, उस वक्त जो कंप्यूटेशन वाली डिवाइसेस थी, इंसान हमेशा से कैलकुलेशन परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड रहा है, उन डिवाइसेस का जो सारा वर्किंग मैकेनिज्म था या उनका काम करने का जो तरीकेकार था, वो सारा किस बुनियाद पर था? वो सारा इस बुनियाद पर था कि इसमें मैकेनिकल गियर्स होते थे, गरारियां जिसको आप कहते हैं, टायर्स होते थे, व्हील्स होते थे। तो ये सारी चीजें इसमें लगी हुई होती थी, लीवर्स होते थे इसके अंदर, और इन सारे मैकेनिकल सिस्टम के जरिए से कैलकुलेशन परफॉर्म करी जाती थी। तो ये जो कुछ भी आपको मैंने बताया, ये सारा ताल्लुक रहता है मैकेनिकल एरा से, उसको डार्क एज कहा जाता है। ठीक हो गई ना ये बात? तो डार्क एजेस के अंदर अगर हम इम्पोर्टेंट डिवाइसेस के बारे में बात करें, तो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है वो है अबाकस। ठीक है, बेसिकली अबाकस आज के दौर में भी इस्तेमाल में आता है। ठीक है ना, चाइना में और शायद जापान वगैरह के अंदर भी आज भी स्कूल्स के अंदर जो है वो एबाकस को यूज किया जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि एबाकस को यूज करके जो स्टूडेंट है वो ज्यादा तेज कैलकुलेशन कर सकता है एज कम्पेयर टू एक और बंदा जो कि पॉकेट कैलकुलेटर या नॉर्मल कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। आप यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देख सकते हैं जिनके अंदर स्कूल का जो बच्चा है वो ज्यादा तेज कैलकुलेशन कर रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, एक ऐसे बंदे के मुकाबले में जो बंदा कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहा है। तो लगने में मतलब बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। खैर, तो मैं बता रहा था एबाकस के बारे में। एक तो ये एबाकस बहुत पुरानी डिवाइस है, जैसे कि मैंने बताया 3000 BC में एबाकस जो था वो बना था। ये आज से तकरीबन 5000 साल पहले, क्योंकि 3000 बिफोर क्राइस्ट है, तो आज से तकरीबन 2000 से पहले हज़रत ईसा आना था, और उनसे भी 3000 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो तकरीबन 5000 साल का क्या बनता है, एक स्पैन बनता है। तो इस एरा के अंदर यूज होने वाली जो पहली डिवाइस है वो एबाकस। अब एबाकस किस तरीके की डिवाइस थी, थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे एबाकस के अंदर हमारे पास बहुत सारी रॉड्स होती हैं। ठीक है, इन रॉड्स के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, इन रॉड्स में आपके पास फील्ड्स होती है ना। ठीक है, ये रॉड्स हैं और ये रॉड्स के अंदर आपको फील्ड्स को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, ये जो अबाकस का स्ट्रक्चर है ये बेसिकली 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है उनको अर्थ कहा जाता है, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उनको हेवंस कहते हैं। समझ रहे हो? और याद रखना कि मैंने भी आपको बताया कि एबाकस के जरिए से एक बच्चा जो कि एबाकस को यूज कर रहा है ज्यादा तेज कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। ये कैसे बंदे के मुकाबले में जो बंदा साइंटिफिक कैलकुलेटर या कैलकुलेटर को संभाल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये इतनी जबरदस्त डिवाइस थी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों ऑपरेशन एबाकस के जरिए से क्या हो सकते थे, परफॉर्म हो सकते थे। उम्मीद है एबाकस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। हमारे कोर्स के अंदर कोई एबाकस पे काम करना शामिल नहीं है, लेकिन बस ये है कि एबाकस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट डिवाइस। अगली जो डिवाइस बहुत ज्यादा मशहूर हुई और वो है जॉन मेंगर, एक मैथमेटिशियन था, या कह लें एक तरह का साइंटिस्ट कह लें, या मैथमेटिशियन इज बेटर टर्म फॉर जॉन मेंगर। तो उसने नेपियर बोन्स बनाए थे। अब नेपियर बोन्स क्या थे वो भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नेपियर बोन्स का सेटअप देखिए, नेपियर बोन्स में बाकी में रॉड्स होती थी, और वो रॉड्स या तो
बोन्स की होती थी, बाकी हड्डियां होती थी जानवरों की, या फिर आइवरी की होती थी, आपको पता है हाथी के दांत को कहते हैं आइवरी, ठीक है ना, या फिर मेटल की भी बना सकते थे, या फिर वुड की होती थी। ये चार चीजों के बारे में मिलता है कि आइवरी भी हो सकता है, हाथी दांत, या फिर बोन की भी हो सकती है, या फिर वुड की भी हो सकती है, या फिर मेटल की भी हो सकती है। तो ये चार चीजों की रॉड होती थी, और ये टोटल जॉन मेंजिया की जो फोर्स थी, ये टोटल 10 रॉड्स, इतनी रॉड थी 10 रॉड्स, और इन रॉड्स पे नंबर भी लगे हुए, यानी ये नंबर रॉड्स हैं। समझ रहे हैं हम आपको? तो इन रॉड्स की मदद से इन रॉड्स को साइड बाय साइड रखा जाता था, और इन रॉड्स की मदद से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑल फास्ट हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जॉन नेपियर की बोन्स के बारे में आपने क्या याद रखना है? 10 रॉड्स हैं, किस मटेरियल की बनी थी वो बता दिया मैंने आपको, और नंबरिंग लगी हुई होती थी, मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशन बहुत तेजी से परफॉर्म होते थे इनपे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, जॉन नेपियर ने भी लोगैरिथम की बुनियाद रखी है। इसकी लोगैरिथम की, जब मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि नेपियर बोन्स के जरिए से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत फास्ट हुआ करती थी, तो यहाँ रखिए उस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के पीछे जो वर्किंग प्रिंसिपल होता था, दैट वाज लोगैरिथम। और लॉग के बारे में इंशाअल्लाह ताला जब हमने मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को आपका आगाज करेंगे, तो उसका जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हम लॉग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर लॉग के ऊपर है, तो इंशाल्लाह हम आपको पढ़ाएंगे। तो वहां पर क्या देखिएगा लॉग किस तरह से काम कर रहा है, तो लॉग से कैलकुलेशन बहुत आसान हो रहा है। नाउ मूविंग टू दी थर्ड डिवाइस फॉर टुडेज लेक्चर, और वो तुम्हारे पास क्या है? स्लाइड रूल है। अब स्लाइड रूल को बनाने वाला आदमी कौन था? स्लाइड रूल को बनाने वाला आदमी था विलियम हॉर्ट्रेट। विलियम हॉर्ट्रेट साहब ने स्लाइड रूल बनाया था। और मजे की बात पता है क्या है? विलियम हॉर्ट्रेट का जो स्लाइड रूल है ना, वो नेपियर बोर्ड की एक एडवांस्ड फॉर्म है। यानी आप ये कह सकते हैं कि स्लाइड रूल इसी नेपियर बोर्ड की एक एडवांस शक्ल है। बेसिकली स्लाइड रूल के अंदर जो है वो सिर्फ दो ही क्या होते थे? रूल्स होते थे, या कह लो दो स्केल्स होते थे, ठीक है? तो अगर आपने वर्नियर कैलिपर देखा हो, नहीं भी देखा तो कोई मसला नहीं है, आप प्रैक्टिकल्स वगैरह के अंदर देखेंगे, तो वर्नियर कैलिपर में आपके पास एक मेन स्केल होता है, और उसके ऊपर एक वर्नियर स्केल होता है जो स्लाइड करता है। तो एक फिक्स स्केल होता है और एक मूवेबल स्केल होता है। आपकी बुक में पैरा ये लिखा हुआ है कि दोनों स्केल जो है वो मूवेबल होते हैं। ऐसा नहीं है, एक स्केल को आपको रोक कर रखना पड़ेगा, दूसरे स्केल को मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये स्केल से दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, दो ही स्केल होते हैं। हालांकि नेपियर बोन में 10 रॉड होती थी ना, यहाँ पर सिर्फ दो ही स्केल होते हैं, और ये दो स्केल्स, इनमें से एक मेन स्केल होता है, ठीक है ना, दूसरा एक और स्केल होता है। दोनों के बाद कैलिब्रेशंस लगी हुई होती हैं, यानी दोनों पे निशाना लगे होते हैं रीडिंग्स लेने के लिए। और दूसरी बात क्या है, भी लॉगरिथम यूज करता है, और नेपियर बोन की एक तरह की एक्सटेंशन है, यानी नेपियर बोन की एक एडवांस फॉर्म है, और ये भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत तेजी से कैलकुलेट करके दे सकती है। फायदा क्या है स्लाइड रूल का कंपेयर टू नेपियर बोन? तो याद रखना कि स्लाइड रूल आपको स्क्वायर रूट, समझ रहे हैं, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, ये सब भी करके दे सकती है। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये पावर से कैलकुलेट कर सकती है। इसके लिए वो स्लाइड रूल बहुत ज्यादा क्या हुआ था, मशहूर हुआ था, और आज भी शायद आपको कहीं कहीं पर स्लाइड रूल देखने को मिल जाए। लास्ट आज के लेक्चर का हमारी जो डिवाइस है वो क्या है? पास्केलिन है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़नी है। पहली बात है कि इसको दिल्ली से पास्कल ने क्या किया था? इन्वेंट करा था पास्केलाइन को, या पास्केलिन, जो भी आप कहना चाहें। और बेसिकली पास्केलिन के अंदर गियर्स और डायल्स हो, ठीक है ना, मूविंग पार्ट्स होते हैं। उन मूविंग पार्ट्स के जरिए से पास्केलिन जो है वो क्या करता था? कैलकुलेशन परफॉर्म करता था, ठीक है। तो आज की जो हमने चार डिवाइसेस पढ़ी, इन चारों डिवाइसेस में आप लोग ये बात देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व नहीं है। देयरफॉर दीज डिवाइसेस आर नोन एज मैकेनिकल एरर डिवाइसेस, और ये चार चीजें को कंप्यूटर से करस्पॉन्ड करता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम किसी क्या नाम है मैकेनिकल एरर की फर्दर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने चार को पढ़नी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।